Hello everyone, I welcome you all once again to my education channel, Prabhavi Education Hub. And in this video, we are going to continue the Indian polity series, which I have started few days back. Not few days, you can say it is around 40 to 50 days back. I started this series. I'm a bit slow now, but I'll try to cover it as fast as possible. Anyway, we are going to cover 31st chapter of this series, and the name of chapter is Chief Minister. So it is again a very important post as far as the state government is concerned. गवर्नर मैंने इससे पहले वाले क्लास में बताया था आपको, जिसमें briefly I explained everything about governor, and the benefits of these classes would be definitely one thing I believe is the notes I'm preparing, and the same I'll be providing through the PDF. So you need not to worry about the notes making thing, and notes making is very important as far as the UPSC examination is concerned. The note definitely आपको मिल जाएगा. Before this, I would say if you are new to this channel, still new, and if you haven't yet subscribed my channel, then do subscribe, and also do press the bell icon so that you can get notification whenever I upload the video. You will get the notification. This is important message. Let's begin. Chapter 31. Our style is to learn point wise. तो point wise ही बताऊंगा मैं आपको. यहाँ पे सबसे पहली बात ये है कि मैंने ये पॉइंट लिखा है, गवर्नर इज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव. गवर्नर इज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी दैट इज ऑल्सो कॉल्स डी ज्योर एग्जीक्यूटिव. इसको डी ज्योर एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं. मतलब ये नॉमिनल है, इनके नाम पे सारी चीजें होती हैं, बट द रियल पावर, रियल एग्जीक्यूटिव कौन है? तो वो है साहब हमारे चीफ मिनिस्टर. ओके, चीफ मिनिस्टर के पास रियल एग्जीक्यूटिव पावर है, अथॉरिटी है, इसलिए इनको डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव कहते हैं. ठीक है, अब देखिए इंपॉर्टेंट यहीं पे ये बात क्लियर हो जाती है कि गवर्नर तो है, डेफिनेटली पावरफुल है, लेकिन उतने पावरफुल नहीं है जितने चीफ मिनिस्टर. गवर्नर इज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव. कुछ इनके पास डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं, लेकिन स्टिल ही इज ओनली नॉमिनल एग्जीक्यूटिव. स्टेट के जितने भी अफेयर्स हैं, जितने भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैं, ये इन्हीं के नाम पे आता है. लेकिन रियल पावर, रियल जो एग्जीक्यूटिव है वो चीफ मिनिस्टर है. बस ही इज द हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिनके मुखिया होते हैं, ये लीडर होते हैं. एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बहुत सारी पॉलिसीज डिसाइड करता है चीफ मिनिस्टर के नेतृत्व में, एंड इन्हीं के एड एंड एडवाइस पे गवर्नर काम करते हैं. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर, जो एड एंड एडवाइस देते हैं गवर्नर को, उसी एड एंड एडवाइस पे गवर्नर काम करते हैं. सो आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड कि चीफ मिनिस्टर जो है वो बहुत पावरफुल पोस्ट होता है. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है इनका अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, कैसे इनका अपॉइंटमेंट होता है. तो कॉन्स्टिट्यूशन में वैसे कुछ क्लियरली नहीं लिखा गया है कि चीफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट ऐसे होगा वैसे होगा. कोई क्लियर कट गाइडलाइंस इतनी नहीं है चीफ मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड. बट आर्टिकल 164 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें सीएम के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कुछ बातें कही गई हैं, जैसे कि सीएम शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर. ओके, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर. हाउएवर एक बात यहाँ पे बहुत ही क्लियरली मैं बता देना चाहता हूँ कि गवर्नर अपॉइंट करेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नर किसी को भी अपॉइंट कर देंगे. देयर इज कन्वेंशन जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट फॉलो करती हैं, उनके कन्वेंशन के हिसाब से गवर्नर हैज टू अपॉइंट द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी. मान लीजिए इलेक्शन हुआ एंड एक पार्टी ने खूब सारा नंबर ले लिया जो कि सरकार फॉर्म करने के पोजीशन में है. उस केस में गवर्नर को उसी पार्टी के लीडर को, मेजोरिटी पार्टी के लीडर को ही चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करना होता है. लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी हो सकते हैं व्हेन नो पार्टी हैज अ क्लियर मेजोरिटी. कुछ केसेस ऐसे भी हो सकते हैं व्हेन नो पार्टी हैज अ क्लियर मेजोरिटी. उस केस में क्या होगा? उस केस में गवर्नर जो है अपनी पर्सनल डिस्क्रिशन यूज कर सकते हैं. यूजुअली वो क्या करते हैं कि जो लार्जेस्ट पार्टी होती है, मान लीजिए किसी भी पार्टी को क्लियर मेजोरिटी नहीं है, मतलब वो सरकार बनाने की पोजीशन में नहीं है, इतना नंबर नहीं है, उस केस में ऐसा तो जरूर होगा कि कोई पार्टी होगी जिसके सबसे ज्यादा नंबर होंगे. तो उस केस में
लार्जेस्ट पार्टी, जिसको मतलब सबसे ज्यादा नंबर है, या फिर कोलिशन, कोलिशन मतलब कि दो चार पार्टियों का समूह, उसके किसी लीडर को चीफ मिनिस्टर सॉरी गवर्नर अपने पर्सनल डिस्क्रिशन को यूज करके उसको सीएम बना सकते हैं। पहले वो उनको सीएम बना देंगे, उसके बाद वो उनको बोलेंगे कि आप विद इन 1 मंथ आप फ्लोर टेस्ट होगा, उसमें आपको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पास करना होगा। मतलब आपको इतना नंबर जुटा लेना है उस समय तक कि आपकी सरकार बन सके। तो ऐसा होता है इस केस में, जिस केस में क्लियर मेजोरिटी नहीं होती है, पर्सनल डिस्क्रिप्शन यूज किया जाता है गवर्नर के द्वारा। एंड एक कंडीशन और होता है, जबकि कोई मान लीजिए सीएम है, ऑलरेडी किसी मेजोरिटी पार्टी का सीएम है, सरकार चल रही है, और ऑल ऑफ ए सडन किसी बीमारी से, किसी एक्सीडेंट की वजह से, किसी भी कारण से चीफ मिनिस्टर का डेथ हो जाता है। ठीक है, डेथ हो गया सडनली, एंड उनका कोई ऑब्वियस सक्सेशन नहीं है, मतलब कोई ऐसा बंदा उपस्थित उस समय नहीं है जो चीफ मिनिस्टर बन सके। ऐसा रेयरली होता है, बहुत बहुत रेयरली होता है कि चीफ मिनिस्टर डेथ हो जाए और कोई ऑब्वियस सक्सेशन ना। बिकॉज कई बार ऐसा होता है चीफ मिनिस्टर डेथ कर गए लेकिन ऑब्वियस सक्सेशन है, उसी पार्टी से कोई दूसरा बंदा खड़ा हो गया कि भाई मैं सीएम बनूंगा, और उस पार्टी ने मान लिया कि यस आफ्टर द प्रीवियस सीएम नाउ ही इज आवर लीडर, ऐसा मान लिया, तो उसको बनाया जा सकता है सीएम गवर्नर के द्वारा। अगर मान लीजिए कि नहीं है, ऑब्वियस सक्सेशन नहीं है, तब गवर्नर के पास ऐसा पावर है कि वो किसी भी मतलब अपने हिसाब से किसी पार्टी के, जो उनको लगता है कि यस दिस पार्टी का जो बंदा है जो सीएम मैं बनाऊंगा उसमें ताकत है गवर्नमेंट फॉर्म करने की, तो यूज कर सकते हैं अपना डिस्क्रिप्शन। सिंपल सी बात है। अब एक और बात यहाँ पे बताना चाहूंगा कि मान लीजिए कि चीफ मिनिस्टर किसी को बनना है, तो क्या वो जरूरी है कि दोनों में से किसी भी सदन का मेंबर हो? जैसे कि स्टेट में भी, कुछ स्टेट में दो दो सदन होती हैं, बाई कैमरल लेजिस्लेशन होता है, वहां पे लेजिस्लेटिव होता है, वहां पे यू नो लेजिस्लेटिव असेंबली भी होती है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होता है। तो क्या इन दोनों हाउसेस का मेंबर होना, किसी एक का मेंबर होना जरूरी है सीएम बनना है? नहीं, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट ऐसा है कि सीएम किसी को भी बनाया जा सकता है, इनफैक्ट वो मेंबर नहीं भी हो किसी भी हाउस का तब भी उसको अपॉइंट किया जा सकता है एज चीफ मिनिस्टर फॉर 6 मंथ। विद इन 6 मंथ उस बंदे को मेंबरशिप ले लेना होता है ईदर ऑफ द हाउस, मतलब बाई कैमरल है तो या तो लेजिस्लेटिव असेंबली से उसको मेंबरशिप मिल जाए, या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल से उसको मेंबरशिप मिल जाए, या फिर यूनिकैमरल है, एक ही हाउसेस है। कई सारे स्टेट ऐसी है जहाँ पे एक ही हाउसेस होती हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली ही होती है बस, जैसे हरियाणा, जैसे दिल्ली। दिल्ली तो खैर स्टेट नहीं है बट लेजिस्लेचर है वहां पे। ऐसे कंडीशन में उसको मेंबरशिप ले लेना होगा एक हाउस का किसी का, तभी वो कंटिन्यू कर सकता है फॉर द 6 मंथ। आई होप आई एम वेरी क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, चीफ मिनिस्टर मे बी अ मेंबर ऑफ एनी ऑफ द टू हाउसेस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन्ड, ठीक है। नेक्स्ट, ओथ, टर्म एंड सैलरी रिलेटेड टू चीफ मिनिस्टर। इनका ओथ क्या है, कैसे लेते हैं, क्या क्या ओथ लेते हैं, इनका टर्म जो कि फिक्स नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी फिक्स नहीं दिया गया है, एनीवे इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सैलरी क्या होती है इनकी। लेट्स बिगिन विद द ओथ फर्स्ट। इनको जो ओथ है, जब चीफ मिनिस्टर कोई चुन लिया जाता है तो उनको टेक ओवर करने से पहले, अपनी ऑफिस टेक ओवर करने से पहले उनको ओथ लेना कंपलसरी है। उनको ओथ दिलाते हैं, मतलब एडमिनिस्टर कराते हैं गवर्नर। सो हु एडमिनिस्टर्स द ओथ टू चीफ मिनिस्टर? आंसर इज गवर्नर। गवर्नर एडमिनिस्टर्स ओथ टू द चीफ मिनिस्टर। एंड उस ओथ में वो क्या लेते हैं, तो ही हैज टू टेक ओथ हैज टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक रूल बुक है, उसमें अगर फेथ और एलिजियंस ना हो किसी बंदे का तो कैसे सरकार चलाएगा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। सो ही हैज टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। Next, he has to uphold the sovereignty and integrity of India. That is important. I have many times explained these terms like sovereignty, integrity क्या होती है। sovereignty मतलब इंडिया से ऊपर कोई देश नहीं है, इंडिया अपने खुद के डिसीजन लेता है, कोई भी बाहरी देश इंडिया को इन्फ्लुएंस नहीं या प्रेशर नहीं बना सकता कि आप हमारे हिसाब से डिसीजन लो। दैट इज कॉल्ड सोवरेन स्टेट।
सोबर्निटी, इंटीग्रिटी मतलब सत्यनिष्ठा होती है, कंडीशंस होते हैं, हर कंडीशन में इंटीग्रिटी अपनी दिखानी होती है, तो इंटीग्रिटी को अपहोल्ड करना है, सोबर्निटी को अपहोल्ड करना है। टू फेथफुली एंड कंसाइंशियली डिस्चार्ज द ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस, तो उनको अपने फेथफुली मतलब विश्वासपूर्ण तरीके से अपने विवेक से उनको अपनी ड्यूटीज जो है वो निभानी है। नेक्स्ट, he has to do right to all members of people, manner of people in accordance with the constitution and the law without fear or favor, किसी से डरना नहीं है इनको, किसी को फेवरिज्म नहीं दिखाना है, एंड विदाउट अफेक्शन और इल विल। ठीक है, तो ये सारे चीजें ये ओथ लेते हैं। उनको ओथ ऑफ सेक्रेसी भी दिलाई जाती है। ओथ ऑफ सेक्रेसी का मतलब ये है कि चीफ मिनिस्टर इसमें सिक्रेसी के लिए मतलब सीक्रेट चीजों को सीक्रेट ही रखने के लिए ओथ लेते हैं। द चीफ मिनिस्टर स्वीयर्स that he will not directly or indirectly communicate or reveal to any persons any matter that is brought under his consideration or becomes known to him as a state minister except as may be required for his discharge of his duty। तो वो जो भी स्टेट से रिलेटेड कम्युनिकेशन है, जो मैटर्स है जो डील कर रहे हो, किसी को एक्सप्लेन नहीं, किसी को बताएंगे नहीं, सिक्रेसी होती है, सरकार की सिक्रेसी होती है, उसको मेंटेन करना होता है। एक्सेप्ट कि उनको उनकी ड्यूटी में लिखा हो गया हो कि आपको ये चीज फलाना को कम्युनिकेट करनी है, सो एंड सो पर्सन को कम्युनिकेट करनी है, तो उसी केस में वो कम्युनिकेट कर सकते हैं, अदरवाइज वो नहीं कर सकते। दैट इज रिक्वायर्ड एक्चुअली, ओथ ऑफ सिक्रेसी लेनी पड़ती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनके टर्म की बात करें तो इट इज नॉट फिक्स्ड, यूजुअली 5 साल के लिए करते हैं ये काम, लेकिन इनका टर्म फिक्स नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में फिक्स नहीं लिखा गया। ही वर्क्स ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफ द गवर्नर। इसका मतलब ये भी नहीं है कि प्लीजर ऑफ द गवर्नर का मतलब ये है कि कभी भी गवर्नर चीफ मिनिस्टर को हटा सकते हैं पोस्ट पे, जब भी उनको फील हो कि मेरे प्लीजर के हिसाब से काम नहीं कर रहा है तो हटा दो, ऐसा नहीं है। गवर्नर कैन नॉट डिसमिस, he cannot be dismissed by governor, I mean the CM cannot be dismissed by the governor as long as he enjoy the majority। तो ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में अपनी मेजोरिटी जब तक बना के रखे हुए हैं, मतलब इनके नंबर्स टूटे नहीं है, इनके पास सपोर्ट है, मेजोरिटी है इनके पास, तब तक गवर्नर इनको डिसमिस नहीं कर सकते हैं, सिंपल शब्दों में। लेकिन जैसे इनकी मेजोरिटी प्रूफ हो गई कि इनकी मेजोरिटी नहीं है, उस केस में गवर्नर को कोई रोक भी नहीं सकता है इनको डिसमिस करने के लिए। गवर्नर अपने डिस्क्रिशन लगा के इनको डिसमिस कर देंगे कि भाई आपकी मेजोरिटी नहीं है एंड आई एम डिसमिसिंग यू। ठीक है, तो ही बेसिकली वर्क्स ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफ द गवर्नर, बट ही कैन नॉट बी डिसमिस्ड बाय द गवर्नर एज लॉन्ग एज ही एंजॉय द मेजोरिटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनकी सैलरी एंड अलाउंसेस क्या है? तो देखिए, इनकी सैलरी सिंपल शब्दों में समझिए, जो एक एमएलए को मिलता है सैलरी वही मिलता है, प्लस इनको कुछ सम्चुअरी अलाउंसेस मिल जाते हैं, उसके ऊपर फ्री एकोमोडेशन रहने के लिए सीएम हाउस मिल जाता है, ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है, मेडिकल फैसिलिटीज मिलती है। भाई सीएम है तो बहुत सारी चीजें मिलेंगी ही मिलेंगी। आगे बढ़े, अब देखते हैं कि पावर्स एंड फंक्शंस क्या है चीफ मिनिस्टर के। कुछ पावर्स एंड फंक्शंस है चीफ मिनिस्टर के, उनको एक एक करके देख लेते हैं। इनको डिवाइड किया गया है रिलेशन वाइज। अगर बात करें इनके पावर, इनके फंक्शंस इन रिलेशन टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो कुछ पावर्स एंड फंक्शंस है, जैसे कि गवर्नर अपॉइंट ओनली दोज पर्सन्स एज मिनिस्टर्स ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ मिनिस्टर। ठीक है, गवर्नर उन्हीं बंदों को, उन्हीं नामों को, उन्हीं लोगों को अपॉइंट करते हैं मिनिस्टर के तौर पे, जो कि पहले से रिकमेंड किए जाते हैं चीफ मिनिस्टर के द्वारा। बिना चीफ मिनिस्टर के रिकमेंडेशन के कोई बंदा मिनिस्टर नहीं बन सकता है। तो ये इनका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेशन। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ये लीडर है, ये जब चाहें तब किसी को हटा सकते हैं या फिर रिकमेंड कर सकते हैं गवर्नर को कि इसको हटा दीजिए। ये नॉमिनेट, जब अपॉइंटमेंट होता है किसी बंदे का मिनिस्टर के तौर पे, तो यही रिकमेंड करते हैं। ठीक है, ही एलोकेट्स एंड रीसफल द पोर्टफोलियोज बिटवीन द मिनिस्ट्री। मिनिस्ट्री में जो पोर्टफोलियो है, जैसे कि किसी को खेल मंत्री बनाया स्टेट का, किसी को सड़क विभाग दे रखा है, किसी को कुछ दे रखा है, किसी को फाइनेंस मिला हुआ है, तो ये रीसफल कर सकते हैं, एलोकेट करते हैं, सबको देते हैं। ये लो तुम, ये लो तुम, ये ले जाओ, फाइनेंस तुम ले जाओ, ये तुम ले जाओ, ऐसे ये करते हैं, रीसफल भी करते रहते हैं। ही कैन आस्क ए मिनिस्टर टू रिजाइन, जब चाहे, इनको लगता है कि जब डिफरेंसेस हो रहे हैं ओपिनियन में, जब
वो मिनिस्टर पार्टिकुलरली इनके हिसाब से काम नहीं कर रहा है, बिकॉज ही इज द लीडर, ही हैज पावर, तो उसको ये बोल सकते हैं कि आप रिजाइन कर दो, या फिर ये गवर्नर को एडवाइस कर सकते हैं कि फलाना मिनिस्टर की मेरे से बन नहीं रही है, ठीक है, और काम करना मुश्किल हो रहा है, तो उसको आप उसको उसको मिनिस्ट्री से हटा दिया जाए, तो वो एडवाइस भी कर सकते हैं गवर्नर को। नेक्स्ट है, ही प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड इन्फ्लुएंसेस इट्स डिसीजंस आल्सो। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ये ओवरऑल लीडर होते हैं, प्रिसाइड करते हैं उसकी मीटिंग को, सारी मीटिंग्स को यही प्रिसाइड करते हैं, एंड इनके हिसाब से सारी डिसीजंस आती हैं, इन्फ्लुएंस होती हैं। सीएम के अगेंस्ट हिम्मत नहीं होती मिनिस्टर्स की जाने की, सिंपल शब्दों में बता दूं तो ये कई सारे मिनिस्टर्स का अगर डिफरेंस होता है ओपिनियन का, तो वो रिजाइन कर देता है। ऐसा हुआ है कई बार, कई सारे मिनिस्टर्स ने रिजाइन किए हैं, लेकिन इनके अगेंस्ट कोई नहीं कर सकता। तो ये इन्फ्लुएंस करते हैं डिसीजंस को, ये सुनते हैं सबकी बात, ठीक है, एक लीडर का जो क्वालिटी है वो निभाते हैं, लेकिन इनको लगता है कि कोई प्रॉब्लम है, तो ये इन्हीं का जो सजेशन है, इनका जो व्यू है वो सुपरसीड करता है बाकी मिनिस्टर्स को। सो ही प्रिजाइड्स ओवर द मीटिंग्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड इन्फ्लुएंसेस इट्स डिसीजन आल्सो। Next is he guides, directs, controls, coordinates the activities of all ministers. तो आपने सुना होगा कई बार कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में हमने ये एक मजबूत नेतृत्व है, कई सारे मिनिस्टर्स को सुना होगा आपने ऐसे। ये क्यों बोलते हैं? इनको पता है कि इन्हीं के गाइडेंस पे सब कुछ चलता है, सीएम के हो या फिर पीएम के हो। पीएम का जो फंडा है उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का है, वैसे ही सीएम का फंडा इनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ है। तो सीएम गाइड करता है, सीएम डायरेक्ट करता है, सीएम इनफैक्ट कंट्रोल भी करता है, कोऑर्डिनेट भी करता है एज फार एज द एक्टिविटीज ऑफ ऑल मिनिस्टर्स आर कंसर्न्ड। ठीक है, नेक्स्ट रिजिग्नेशन या डेथ हो जाता है, मान लीजिए सीएम का, सिटिंग सीएम ने रिजाइन कर दिया मान लीजिए, या फिर उनका डेथ हो गया, उस केस में ऑटोमेटिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डिसॉल्व हो जाते हैं। मतलब बिना लीडर के, बिना सीएम के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सर्वाइव नहीं कर सकता है। हाउएवर अगर रेजिग्नेशन या फिर डेथ किसी अदर मिनिस्टर की होती है ऑन द अदर हैंड, तो इट मेयरली क्रिएट्स ए वैकेंसी व्हिच द चीफ मिनिस्टर मे और मे नॉट लाइक टू फिल। चाहे तो फिल कर सकते हैं, नहीं तो खाली भी छोड़ के चलता रहता है। यहाँ पे ये पॉइंट ये दिखाता है कि कितनी वैल्यू है सीएम की। सीएम नहीं है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं है, बट एक मिनिस्टर नहीं है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी है और सीएम भी है, सब कुछ है। ठीक है, आगे अब इनके कुछ पावर्स एंड फंक्शंस हैं रिलेशन टू द गवर्नर से रिलेटेड इनके कुछ पावर्स एंड फंक्शंस है, वो भी जान लेते हैं। जो सीएम होते हैं, जो चीफ मिनिस्टर होते हैं, वो प्रिंसिपल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं, और ये कम्युनिकेट करते हैं मैटर्स को बिटवीन गवर्नर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और गवर्नर के बीच में जो भी कम्युनिकेशन होता है, थ्रू होता है वो सीएम के, चीफ मिनिस्टर के। तो ये क्या कम्युनिकेट करते गवर्नर को? ऑल द डिसीजंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द स्टेट एंड प्रपोजल्स फॉर लेजिस्लेशन, ये सारे मैटर एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, जो भी स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन है उससे रिलेटेड, ये सारी डिसीजंस को बताते हैं गवर्नर को। जो भी प्रपोजल्स आता है कानून बनने के लिए, लेजिस्लेशन के लिए, उसके बारे में भी ये कम्युनिकेट करते हैं गवर्नर को। नेक्स्ट, ये सबमिट करते हैं, फर्निश करते हैं सच इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट और द प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन एज मे बी कॉल्ड बाय गवर्नर, कॉल्ड फॉर इसको कहते हैं। जब भी गवर्नर हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड मैटर्स को, इंफॉर्मेशन को मांगते हैं, या फिर कोई प्रपोजल है लेजिस्लेशन के लिए उसको भी वो मांगते हैं, उस केस में सीएम ही वो बंदा है जो सारी इंफॉर्मेशन को फर्निश करता है, पहुंचाता है, जमा करता है गवर्नर के पास। आगे नेक्स्ट, द मैटर ऑन विच ए डिसीजन हैज बी टेकन बाय ए मिनिस्टर बट विच हैज नॉट बीन कंसीडर्ड बाय काउंसिल। तो होता क्या है, इसका मतलब ये सिंपल शब्दों में समझे, कई बार कई ऐसे मैटर्स होते हैं जिनको एक पर्टिकुलर मिनिस्टर ही डिसीजन ले लेता है उसको, बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सामने रखे, उनके कंसिडरेशन के बिना, जो कि ठीक नहीं है। और ऐसे मैटर जब गवर्नर के पास जाते हैं, गवर्नर को पता चलता है कि भाई इस पर ओनली मिनिस्टर ने ही डिसीजन लिया है, ये कंसिडरेशन के लिए रखा ही नहीं गया है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के,
तो वो बोलते हैं कि भाई इसको रिकंसिडरेशन के लिए रखा जाए टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बिना रिकंसिडरेशन के, बिना कंसिडरेशन के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से कोई भी मैटर मेरे पास ना आए। तो ये पावर है इनका। और ये जब ये बोलते हैं तो ये सीएम को बोलते हैं। सीएम फिर क्या करते हैं, उस मैटर को पर्टिकुलरली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास रखवाते हैं, कंसिडरेशन होता है, फिर फर्दर वो मैटर गवर्नर के पास जाता है। नेक्स्ट, सीएम एडवाइसेस द गवर्नर in the appointment of very important post like एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, ठीक है, जो कि मतलब सरकारी वकील जिनको कहा जाता है, सरकार के वकील, ठीक है, सरकार के मैटर्स को ये कोर्ट्स में जाके पुट करते हैं, रखते हैं। इनफैक्ट द अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये भी एक इम्पोर्टेंट कमीशन होती है। स्टेट इलेक्शन कमीशन के भी चेयरमैन मेंबर्स को ये अपॉइंट करने में एडवाइस करते हैं गवर्नर को। इन्हीं के एडवाइस पे बेसिकली गवर्नर जो है वो अपॉइंट करते हैं इतने बड़े बड़े पोस्ट को। ये सारे कुछ इनके पावर्स एंड फंक्शंस थे चीफ मिनिस्टर साहब के गवर्नर से रिलेटेड। अब इनके कुछ और भी पावर्स एंड फंक्शंस हैं इन रिलेशन टू द स्टेट लेजिस्लेचर से रिलेटेड। अब ये मुखिया होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो उसके बिहाफ पे एडवाइस करते हैं गवर्नर को कि समन करिए, प्रोरोग कीजिए पर्टिकुलर सेशन को स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के। समन करना मतलब बुलाना, सेशन को बुलाइए, सेशन को स्थगित करना मतलब प्रोरोग। तो ये एडवाइस करते हैं, इन्हीं के एडवाइस पे गवर्नर समन करते हैं, प्रोरोग करते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को। इनफैक्ट ही रिकमेंड द डिजोल्यूशन ऑफ द हाउस, ठीक है, डिजोल्यूशन मतलब कि जब चाहे एट एनी टाइम सीएम चाहे तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व करा सकते, नई फ्रेश इलेक्शन के लिए डिसॉल्व होती हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज को फ्लोर पे रखते हैं, यही वो बंदे हैं जो गवर्नमेंट की पॉलिसी को फ्लोर पे रखते हैं, फ्लोर ऑफ द हाउस। सीएम की बात कर रहा हूँ। ये कुछ स्टेट लेजिस्लेचर से रिलेटेड इनका पावर एंड फंक्शन था। आगे बढ़ते हैं और कुछ इनके अदर पावर्स एंड फंक्शन जान लेते हैं। अदर पावर्स एंड फंक्शंस अगर सीएम की बात करें तो उसमें इंपॉर्टेंट एक इनका रोल आता है जब ये चेयरमैन की तरह स्टेट प्लानिंग बोर्ड का काम करते हैं। सीएम ही है जो स्टेट प्लानिंग बोर्ड का चेयरमैन भी होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब स्टेट प्लानिंग बोर्ड क्या है? डेवलपमेंट के लिए किसी भी स्टेट में प्लानिंग बोर्ड्स बनाई गई हैं और वो पहले प्लान बना लेती हैं कि हमें इतने समय में इतना डेवलपमेंट करना है और उसी हिसाब से डेवलपमेंट किया जाता है। उसके चेयरमैन, उसके उस बोर्ड के चेयरमैन होते हैं सीएम। तो एक इनका फंक्शन है एडिशनल अदर फंक्शन जिसको कहते हैं। ही इज ऑल्सो द वाइस चेयरमैन ऑफ द कंसर्न जोनल काउंसिल। अब देखिए कंट्री को जोन्स में डिवाइड कर दिया गया कोऑर्डिनेशन के लिए, स्टेट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन के लिए जोन्स में डिवाइड कर दिया गया। इसमें जो वाइस चेयरमैन होते हैं, चेयरमैन तो इसके हमेशा पीएम होते हैं, वाइस चेयरमैन जो होते हैं वो होते हैं सीएम रोटेशन वाइज। एक साल के लिए मान लीजिए कि एक जोन में कुछ स्टेट्स हैं, 4-5 स्टेट्स हैं, तो एक बार किसी स्टेट का सीएम होगा एक साल के लिए, फिर अगली बार दूसरी स्टेट का सीएम होगा। ऐसे जोनल काउंसिल में रोटेशन होता रहता है। मैंने जोनल काउंसिल ऑलरेडी पढ़ाया है तो मुझे बहुत ज़्यादा डीप में यहाँ पे नहीं जाना है। वो वीडियोस सारी आप देखते रहो, एक लय में पढ़ा करो, एक करके एक पढ़ा करो, स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर 1, डू नॉट जंप ओवर। ये मेरी एडवाइसेस रहती है। आगे बढ़ते हैं। द सीएम इज ऑल्सो मेंबर ऑफ द इंटर स्टेट काउंसिल एंड द गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग which is both headed by the PM। तो ये इंटर स्टेट काउंसिल पे अगेन स्टेट्स और सेंटर के बीच में कोऑर्डिनेशन के लिए है, फेडरलिज्म को बढ़ाने के लिए है, सरकारिया कमीशन वगैरह के रिकमेंडेशन पे सारी चीजें फर्दर आई हैं। स्टेट इंटर स्टेट काउंसिल के ये मेंबर होते हैं सीएम। बहुत सारे जितने भी स्टेट्स होते हैं सबके सीएम जो होते हैं इस काउंसिल के मेंबर होते हैं। अगेन आई हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस इंटर स्टेट रिलेशनशिप में इंटर स्टेट काउंसिल बताया मैंने। गवर्निंग काउंसिल होता है, नीति आयोग का पार्ट है। नीति आयोग ने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया था जनवरी 2015 में, और इसको कहा जाता है कि इट इज कैरियर व्हीकल ऑफ गुड गवर्नेंस। नीति आयोग को कहते हैं इट इज फ्रेंड ऑफ सेंटर्स फ्रेंड अमंग द स्टेट्स। नीति आयोग को कहते हैं बेसिकली फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, डेवलपमेंट, इसमें थिंक टैंक है, बहुत सारी चीजें नीति आयोग में।
इसका एक गवर्निंग काउंसिल होता है जिसमें सीएम जो भी है जिस भी स्टेट के उसके मेंबर होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ही इज द चीफ स्पोक्समैन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ही इज ऑल्सो द क्राइसिस मैनेजर इन चीफ व्हेनेवर इमरजेंसी कुछ होती है, पॉलिटिकल चीफ होते हैं। नेक्स्ट, he is the leader of state. He meets various sections of people and receives memoranda related to the problems among them. तो ये लीडर ऑफ द स्टेट हैं, बार बार विजिट करते हैं अपने स्टेट में, जगह जगह जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनते हैं और उसको मेमोरेंडा तैयार करके उसमें सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। इज ऑल्सो द पॉलिटिकल हेड ऑफ द सर्विसेज। तो स्टेट की जो सर्विसेज है, चाहे पुलिस से रिलेटेड हो या फिर कोई और सर्विसेज हो, उसके ये पॉलिटिकल हेड भी होते हैं। अब इनका जो रिलेशनशिप है विथ गवर्नर वो देख लेते हैं एक बार। हम अब रिलेशनशिप देखेंगे चीफ मिनिस्टर का गवर्नर के साथ, कैसा रिलेशनशिप है। बहुत अच्छा तो नहीं होता है, लेकिन बिकॉज गवर्नर के कुछ डिस्क्रिशनरी पावर होते हैं जिससे कि चीफ मिनिस्टर की पावर कम हो जाती है। एनीवे, बट रिलेशनशिप इतना भी बुरा नहीं होता है। आर्टिकल 163 के हिसाब से अगर देखें तो जो रिलेशनशिप निकल के आता है सीएम और गवर्नर के बीच में वो ये है कि आर्टिकल 163 कहता है कि देयर मस्ट बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द चीफ मिनिस्टर एज इट्स हेड टू एड एंड एडवाइस द गवर्नर इन डिस्चार्ज ऑफ हिज फंक्शन। मतलब गवर्नर के फंक्शन में सहायता और मदद करने के लिए देयर मस्ट बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द चीफ मिनिस्टर एज द हेड। ठीक है, इस बात को समझो। इससे एक रिलेशन निकल के आता है कि गवर्नर जो भी अपने फंक्शंस है गवर्नर के, उनको एड एंड एडवाइस पे ही काम करना है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर में। ठीक है, तो यहाँ पे रिलेशनशिप बनाना चीफ मिनिस्टर का गवर्नर के बीच में। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 164 कहता है चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। बट इसका मतलब ये नहीं कि किसी को भी अपॉइंट कर देंगे। ठीक है, मैंने बताया कि मेजोरिटी पार्टी के लीडर को ही अपॉइंट किया जाता है गवर्नर के द्वारा। एंड अदर मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। तो चीफ मिनिस्टर को गवर्नर अपॉइंट करते हैं और बाकी मिनिस्टर्स को भी वही करते हैं, लेकिन एडवाइस होता है वहां पे चीफ मिनिस्टर का। तो आर्टिकल 164 कहता है एक रिलेशन है इन दोनों के बीच में। मिनिस्टर्स जो है अपना जो फंक्शन करते हैं, दे फंक्शन ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफ गवर्नर, दे वर्क्स ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफ गवर्नर। तो गवर्नर के प्लीजर में ही मिनिस्टर्स काम करते हैं। ये भी एक रिलेशनशिप है सीएम और गवर्नर के बीच में, बिकॉज सीएम तो हेड होते हैं ना मिनिस्टर्स के, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के। Then Council of Ministers shall be collectively responsible to the Legislative Assembly। ये आर्टिकल्स 164 ही कहता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो गवर्नर के रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, बिकॉज मेंबर भी वही के हैं वो। तो होता क्या है कि जब भी लेजिस्लेटिव असेंबली को लगता है कि ठीक से काम नहीं कर रहे हैं ये लोग, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन ला देते हैं सरकार को गिराने के लिए। तो ये एक बात ये भी है कि they somehow they are collectively responsible to the legislative assembly। next, आर्टिकल 167 क्या बताता है रिलेशनशिप के बारे में सीएम और गवर्नर की। तो ये कहता है इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ चीफ मिनिस्टर टू कम्युनिकेट गवर्नर ऑल डिसीजंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द स्टेट एंड प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन। ऑलरेडी मैंने ये सारी बातें बताई हैं। नेक्स्ट है, सीएम को फर्निश करना होता है सच इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन एज मे कॉल्ड बाय गवर्नर। तो गवर्नर जो भी इंफॉर्मेशन मांगते हैं वो सब सबमिट भी करना होता है इनको। ये भी मैंने अभी आपको जो रिलेशन नहीं, जो पावर्स एंड फंक्शन रिलेटेड टू गवर्नर था वो उसमें बताया था। तो अगेन यहाँ पे रिपीट हो रही है चीजें, बिकॉज रिलेशनशिप है तो रिपीट हो रही है। एनीवे, अगेन कोई मैटर है जिस पे डिसीजन हुआ है किसी मिनिस्टर के द्वारा, बट वो कंसिडरेशन नहीं हुआ था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, तो गवर्नर बोल सकते हैं कि भाई इसको कंसीडर करके पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, उसके बाद मेरे पास लाओ। ये सारे कुछ रिलेशनशिप थे गवर्नर और सीएम के बीच में। सो ओवरऑल यहाँ पे ये सीएम जो हम लोग चैप्टर अभी स्टार्ट किया था हमने 31, ये कवर कर लिया। छोटा सा चैप्टर था, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, डेफिनेटली समझ भी आया होगा। समझ आया तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।